वंदे मातरम। जय हिंद। मैं विवेक चौधरी, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल। साथियों, भोजशाला मंदिर कमाल मौला मस्जिद परिसर को लेकर के जो विवाद है, उस विवाद को इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भोजशाला मंदिर की। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रही है तस्वीर, ये भोजशाला मंदिर की है। इसके बराबर में मस्जिद है। इस मस्जिद को लेकर के और मंदिर को लेकर के ये विवाद है। अब विवाद क्या है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसको मैप के माध्यम से और समझ लीजिए, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। ये पूरा का पूरा जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है दोस्तों भोजशाला बिल्डिंग। तो विद्यालय भी कहा जाता है कि विद्यालय ही बनाया था, राजा भोज के द्वारा बनाया गया था, और मंदिर भी इसके अंदर है। ठीक है, ये क्या है पूरा मामला हम लोग। यहाँ पर जो ये आपको मैप दिखाई दे रहा है, कमाल मौला मस्जिद यहाँ पे बताई जाती है, और यहीं मंदिर है और यहीं विद्यालय है। अब ये क्या है मामला, आप लोग समझना। ये भोजशाला मंदिर जो है वो देवी सरस्वती का मंदिर बताया जाता है। देवी सरस्वती अर्थात बाग देवी, इनका मंदिर ये बताया जाता है। ये 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था राजा भोज के द्वारा। राजा भोज की अगर हम बात करें तो इनका शासनकाल 1010 ईस्वी से लेकर के 1055 तक इनका शासनकाल रहा, और इनकी राजधानी थी धार। धार यानी मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश के ही शासक थे, मालवा के शासक बताए जाते हैं। इनके अलावा अगर बात करें राजा भोज की, तो राजा भोज जो है वो कला साहित्य के महान संरक्षक और बहुत दयालु किस्म। एक विशाल विद्यालय की स्थापना इन्होंने की, जैसा कि आप मैप पे देख रहे हैं, जिसे भोजशाला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विवाद, जो ये भोजशाला या कमाल मौला मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर 2000 पन्नों की एक रिपोर्ट सोमवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को, इंदौर पीठ को क्या कहा है, इस बात को हम लोग समझते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक वकील हैं जिनका नाम है हिमांशु जोशी। हिमांशु जोशी 22 मार्च से शुरू हुई 98 दिनों की सर्वेक्षण रिपोर्ट हाईकोर्ट रजिस्ट्री को सौंपी है। के बाद हाईकोर्ट ने अगली जो सुनवाई है वो 22 जुलाई तक टाल दी है, यानी 22 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। इस बीच हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के आशीष गोयल, उन्होंने क्या याचिका दायर की है, उन्होंने जिस आधार पर उच्च न्यायालय को याचिका दायर की है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने बताया है कि ये रिपोर्ट 1710 पुरातात्विक अवशेषों का विवरण है, जिसमें 39 देवी देवताओं की टूटी हुई मूर्तियां भी शामिल हैं। गोयल का मानना है, उन्होंने कहा था कि मुझे यकीन था कि स्मारक राजा भोज के काल का है, ये साबित होगा, जिसका निर्माण 1034 में हुआ था। उन्होंने कहा कि मूर्तियां और प्रतिमाएं भी शामिल हैं जो परमार वंश के शासक जितनी पुरानी हो सकती, ऐसा उन्होंने कहा है इस पूरी रिपोर्ट में। अब समझना इस रिपोर्ट के बारे में और डिटेल में हम लोग बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे इस पूरे प्रोसेस की हम अपने देसी तरीके से। अब देखो, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका में कहा गया था कि भोगशाला में बागदेवी मंदिर कमल मस्जिद से पुराना है। जो बागदेवी मंदिर है या जो सरस्वती जी का मंदिर है, वो इस मस्जिद से पुराना है, और इन्होंने मांग की थी कि पुराने स्मारक को बहाल किया जाए, यानी कि उस मंदिर को बहाल किया जाए। तो आप लोग कहेंगे यार यहाँ मंदिर है तो सही, फिर बहाल कैसे करने की बात है। मैं आपको बताता हूँ, ये परिसर जो है इसके अंदर मस्जिद भी है और मंदिर भी है, क्योंकि 2003 के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश पर चुनौती दी गई थी कि विवादित स्थल पर दोनों पक्ष यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों ही यहाँ पर प्रार्थना कर सकते हैं, उनको अनुमति दी थी। लेकिन प्रार्थना करने का कुछ तरीका बताया था। उन्होंने कहा था कि मंगलवार को तो मंदिर में हिंदू पूजा कर सकते हैं और शुक्रवार को मुसलमान नमाज अदा कर सकते हैं, ऐसा उसने कहा था। इसके बाद साथियों, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने तर्क दिया और क्या कहा, उन्होंने कहा कि कमाल मौला मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान हुआ। 13वीं और 14वीं शताब्दी के बीच पहले से निर्मित हिंदू मंदिर को तोड़ करके यह निर्माण किया गया था। अब समझिए यहाँ पे, देखो, निर्माण तो मस्जिद हो या मंदिर हो, निर्माण तो हो ही रहा है। लेकिन बात यह है कि पहले क्या था वहां पे। अब ये तरीका तो ठीक नहीं है कि हम किसी के घर को तोड़ करके अपना घर बना दें और वहां 20 30 40 साल तक हम लोग वहां रहना शुरू कर दें और कहें कि हमारा घर है। बाद में पता चला कि यहाँ तो किसी दूसरे व्यक्ति का घर था और उसको तोड़ करके आपने अपना घर बनाया, तो वो इलीगल है, वो तरीका सही नहीं है। कि जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए, और जो सही है उस पर आगे कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, इतना ही नहीं, आप लोग समझना, विशाल और यहाँ चारों ओर जो है विशाल स्तंभाकार दीवारें हैं। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ बहुत बड़ी दीवारें हैं।
इन दीवारों पर क्या है मामला आप लोगों को और मैं दिखा देता हूँ अंदर की तस्वीर। यहाँ पे आप लोग देखिए, ये स्तंभ आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? और इन स्तंभों की संख्या जो है वो 106 स्तंभ है। 42 भित्ति स्तंभ हैं साथियों। इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि इन स्तंभों से पता चलता है कि ये मूल रूप से स्तंभ मंदिरों का हिस्सा थे। बोला ये कैसे पता लगेगा ये मंदिरों के हिस्सा थे तो? ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि इन पर बनी देवताओं, मनुष्यों एवं पशुओं की आकृतियों को छेनी से काट दिया गया था। यहाँ अभी वो आकृतियाँ नहीं हैं, तो तोड़ दिया गया, घिस दिया गया। अब ये तो फोरेंसिक टीम या अलग-अलग तरीके से पता लगाया जा सकता है, कोई भी चीज़ पता लगाई जा सकती है, ऐसी बात नहीं है। इसके बाद रिपोर्ट के अनुसार एक शिलालेख मिला है यहाँ पर। इस शिलालेख पर परमार वंश के राजा एक नरवर्मन सिंह रहे हैं। नरवर्मन का उल्लेख मिलता है जिन्होंने 1094 से लेकर के 1133 तक शासन किया था। उनका एक यहाँ पर क्या मिलता है? एक शिलालेख मिलता है। शिलालेख का मतलब होता है पत्थर पर लिखा हुआ लेख मिलता है। ये पूरा प्रोसेस है। इसकी अब जो अगली सुनवाई होगी वो 22 जुलाई को होगी। तो अब क्या सुनवाई में होता है मैटर, वो आप लोगों तक मैं ज़रूर पहुँचाऊँगा। अब हम लोग थोड़ा-सा समझते हैं कि मंदिरों को जो तोड़ा गया है, वहाँ उस चीज़ को लेकर के कितनी सच्चाई है। आप लोग समझना बस थोड़ी देर मेरी बात को। देखो, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट है पूर्वकालीन भारत का इतिहास। तो जो एंसेंट हिस्ट्री है या पूर्वकालीन या पूर्वकालीन का इतिहास है भारत का, वो सारे के सारे शासक जो रहे हैं वो हिंदू शासक हैं। फिर दूसरा इतिहास है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन में जो यहाँ पे बात की गई है वो सारे के सारे शासक रहे हैं जो मुस्लिम शासक थे। अब मुस्लिम शासक कौन थे? हमने किताबों में उनको महान रूप से देखा कि इन्होंने आकर के महान रूप यहाँ पे प्रकट किया, बहुत अच्छे काम किए। लेकिन एग्ज़ैक्ट अगर हम लोग सच्चाई देखें तो जो भी मुस्लिम शासक शासन करने के लिए मध्यकालीन इतिहास में आए, चाहे वो तुर्क थे या वो गुलाम वंश के शासक रहे या मुगल शासक थे, ये सारे के सारे शासक लुटेरे थे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं थे। क्योंकि इनकी सच्चाई को बढ़िया तरीके से पेश किया गया इतिहास में। इतिहास को अगर और डिटेल में पढ़ा जाए तो आपको पता लगेगा कि इन्होंने केवल लूट-पाट के अलावा यहाँ देश में कुछ नहीं किया। इसके बाद अगर मॉडर्न हिस्ट्री की आधुनिक भारत की बात करें, तो वहाँ हम लोग अंग्रेजों से लड़ते-लड़ते परेशान हो गए थे। तो इस भारत देश ने हमेशा से ही आक्रमणों का सामना किया है। अब देखो मैं एक बहुत छोटी-सी बात आपको बताता हूँ। आपको जब तक आपने इतिहास में इसको पढ़ा होगा, आपको ये बहुत छोटी बात लगी होगी। लेकिन आज समझना कि एग्ज़ैक्ट कहानी क्या थी? मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक महमूद गजनवी शासक रहा है। महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है, आप लोग जानते हो। तो बीच में मैं ऐड इसलिए कर रहा हूँ कि आपको राजा भोज के बारे में भी इस कहानी में सुनने को मिलेगा। देखो, इसको मूर्ति भंजक कहा जाता था महमूद गजनवी को, ना केवल मूर्ति भंजक। देखो, मूर्ति भंजक का मतलब है मूर्तियों को तोड़ने वाला, उनको नष्ट करने वाला। इसके अलावा इसको एक उपाधि और दी गई है बुत शिकन की। बुत शिकन का अर्थ होता है मूर्ति पूजा का घोर विरोधी, यानी जो मूर्ति पूजा करेगा उसको नष्ट करवा देगा ये। ऐसे ही इसने एक सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में। जब 1025 में हम सबने पढ़ा है, हम सबने पढ़ा है कि महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि वहाँ से एक दरवाजे को लूट करके ले गया था, वो सोने का बना हुआ था, है ना? लेकिन मैं सच्चाई बताऊँगा ना, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे, खून खौल उठेगा। इतना खतरनाक काम इसने किया। साथियों 5000 सैनिकों को लेकर के ये पहुँचा था अपने हमारे इस सोमनाथ मंदिर में और वहाँ इसने लूट-पाट शुरू की। सारा धन लूटा, सोना, चांदी जो भी यहाँ पर था वो सब लूट लिया और मंदिर को नष्ट कर दिया। मंदिर के ऊपर के हिस्से को पूरा तहस-नहस कर दिया। इतना ही नहीं, यहाँ 50,000 श्रद्धालु 50,000 लोग यहाँ हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे थे। सबको मरवा दिया, उन सबका कत्ल करवा दिया था। सोचो, कितना खतरनाक काम किया था। ये केवल अकेला महमूद गजनवी ऐसा शासक नहीं था। बहुत सारे शासक ऐसे रहे हैं, ऑलमोस्ट शासक ऐसे रहे हैं, ज़्यादातर शासक ऐसे रहे हैं। चाहे वो खिलजी रहा हो, चाहे वो अ औरंगज़ेब रहा हो, कोई भी शासक रहा हो। के बाद साथियों जब इसको यहाँ पे तहस-नहस कर दिया, नष्ट कर दिया 1025 ईस्वी में, तो इसके बाद इसका जो पुनर्निर्माण है वो बहुत सारे शासकों ने करवाया। चाहे वो राजा भीम हों गुजरात के शासक,
चाहे वो मालवा के शासक राजा भोज हों, इन्होंने भी पुनर्निर्माण करवाया, या कुंवरपाल शासक रहे हों, बहुत सारे शासक यानी कि कई शासकों ने जो है अलग-अलग तरीके से यहाँ पर जो है निर्माण पुनर्निर्माण करवाया था। इसके बाद 1706 में फिर से औरंगजेब ने इसने आप जो अभी मंदिर देख रहे हैं ना, सोमनाथ मंदिर को आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। ये किसी पुराने शासक ने नहीं करवाया, किसी मुगल शासक ने नहीं करवाया, औरंगजेब ने तो इसको नष्ट कर दिया था। अभी आप लोग जो देख रहे हैं ना, भारत के एक पूर्व में गृह मंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया था और 1955 ईस्वी में दिसंबर के दिन या दिसंबर में 1955 में भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके द्वारा इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया था। ये कहानी थी। और आप इतिहास को पढ़िए, यकीनन अगर आप लोगों इस ऐसी वीडियोज़ को अगर प्यार देंगे, तो मैं लगातार जो है वो ऐसे जो अलग-अलग आक्रमण हुए हैं मंदिरों को लेकर के, उन सभी विषयों पर वीडियोज़ तैयार करूँगा, ठीक? और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को एक आसान भाषा में चीज़ों को समझा पाऊँ और बता पाऊँ आपको। ये वीडियो थी, इसके अलावा साथियों अगर आप किसी भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, प्री या मेंस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी या आपका कोई जेईई का हो या कोई बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो या पुलिस का एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, जिसमें भी रीज़निंग आती है, आप कंप्लीट रीज़निंग का बैच मात्र ₹499 में ले सकते हैं। ये बैच आपको कैसे मिलेगा? डाउनलोड करेंगे हमारी ऐप कॉम्पिटिशन गुरु और डायरेक्ट जाकर के रीज़निंग स्पेशल 23 बैच को आप एनरोल कर लेंगे। ये लाइव बैच है, सुबह 8 बजे लाइव क्लास चलती है। जिस दिन से आप बैच लेंगे, उससे 2 साल तक वैलिडिटी इसकी मिलेगी। लगभग साढ़े 4 महीने में कोर्स को मैं कंप्लीट करवा दूँगा। इसमें क्लास नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स, पीडीएफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और हमारी एक ई-बुक, ये कंप्लीटली फ्री होगी। इसके अलावा आप एप्लीकेशन से मैथ, हिंदी या अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के बैचेज़ ले सकते हैं, बहुत ही किफ़ायती दरों पर। ये पूरी वीडियो की कहानी थी। इस पूरी स्टोरी को सुन कर के आप क्या समझते हैं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाइएगा। और बेकार की बात कमेंट में मत करिएगा। लॉजिकली बातें ही कमेंट सेक्शन में करिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। जय हिंद।